सो क्लास 10th चैप्टर नंबर 8। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड थिंकर्स। जो पहले भी मैंने बताया आपको कि लॉर्ड मैकॉले जो थे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो था वो इम्प्लीमेंट करा था इंडिया के अंदर। एक तरह से वो इंडियंस को नीचा भी दिखाना चाहते थे और उसी के साथ वो एक ऐसी क्लास डेवलप करना चाहते थे लोगों की जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हित में काम करे, उनके लिए सोचे। ठीक है, पर हुआ क्या, जो ये क्लास डेवलप हुआ या स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ उससे इंडियंस जो थे वो इंस्पायर हो गए, इंस्पिरेशन मिला उनको अपने आप को फ्री करने का, अपने आप को आज़ाद करने का ब्रिटिशर्स के चंगुल से। ठीक है, और जो नॉलेज जो उनको मिला इंग्लिश लैंग्वेज का, उससे क्या हुआ, लोग इंडियंस थे उन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ा अच्छे से। ठीक है, थिंकिंग और फिलॉसफी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छे समझ ली और पढ़ा उस चीज़ को। सो इससे क्या हुआ, एक तरह से जो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी थी इंडियंस, वो उनको नेशनलिज्म की एक फीलिंग की तरफ ले गए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए एक उनके अंदर फीलिंग आ गई, इक्वालिटी आ गई उनके अंदर और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट्स। अब ब्रिटिश जो रूल हुआ स्टार्ट जो था, एम्पायर जो इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुका था, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जो था इंडियंस का कांटेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे, जैसे इंग्लैंड के इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो थी, इटली की, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया की, उससे इंस्पिरेशन ली और वहाँ पे उन्होंने इंडियंस ने अपने ही भारत माँ को मतलब आज़ादी के लिए उसको फ्री कराने के लिए लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ब्रिटिश एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट जो रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में, उसमें क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन जो था वो डेवलप हुआ। रेल्स, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा वो डेवलप इन इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई। कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियंस एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप, इट बेनिफिटेड इंडियंस टू। ठीक है, कोशिश तो उनकी ये थी कि यहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, उनको परेशान किया जाए, पर उससे क्या हुआ, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं फ़ायदा जो था वो इंडियंस को ही हुआ। द मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिकम ईजियर। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो सिस्टम इसीलिए इस्टेब्लिश किया था कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे जो गुड्स हैं वो इजीली जा सकें। ठीक है, उससे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुए, लोगों के साथ आपस में बातचीत करना, और उससे आइडियाज़ जो थे वो एक्सचेंज होने शुरू हो गए थे और आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, और इस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, वो कहीं ना कहीं एक तरह से हेल्प हुई थी इंडियंस के लिए, ताकि वो एक तरह से यूनाइट हो जाएं। ठीक है, और उन्होंने फाइट जो थी इकट्ठे होके जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी अपनी आज़ादी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ एंशंट इंडियन कल्चर। In 19th century, there was search for ancient Indian literature. With the help of Indian and Western scholars, many important books were translated in English from Sanskrit. क्या हुआ था, 19th century में एक ancient Indian literature के बारे में सर्च शुरू करा गया था। ठीक है, इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स के साथ जो हैं उनके मदद से जो इम्पॉर्टेंट बुक्स थे उनको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, स्कॉलर्स जैसे मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राजेंद्र लाल मिश्र, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी किताबें लिखी जो इंडियन कल्चर पे और लिटरेचर पे थी। ठीक है, और इन सब राइटिंग्स का इंडियंस के माइंडसेट के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस आ गया था, खुद के ऊपर विश्वास आ चुका था और अपने आप को वो गर्वान्वित महसूस करने लग गए थे। क्योंकि जो पुरानी जो कहानियाँ उन्होंने सुनी या
लड़ाइयाँ उन्होंने, जिनके बारे में उनको पता लगा, जब समझ में आया तो उनको पता लगा कि जो हमारा जो हिस्ट्री है, एंशिएंट जो हिस्ट्री रही है इंडियंस की, वो तो बहुत ही प्राउड फील करने वाली रही है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से इंस्पिरेशन, एज ए इंस्पिरेशन लिया कि अगर हमारे जैसे बहुत सारे फाइटर्स रहे हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अगर वो लोग लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और हमारा जो हिस्ट्री है हमारी, वो बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री रही है, तो हमको तो फ़ख्र होना चाहिए अपने आप पे। सो नेक्स्ट इज़ 7th पॉइंट, इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर। अब ये जो जर्नल्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, और ये इन लोगों ने भी, इंडियन लिटरेचर ने भी बहुत कंट्रीब्यूट करा। ठीक है, इन लोगों ने काफ़ी जो है एक तरह से योगदान दिया है लोगों के अंदर नेशनल अवेयरनेस को, जागरूकता को पैदा करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। ठीक है, जैसे राइटिंग ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरीशचंद्र, DL रॉय एंड रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, इनका एक बहुत अहम भूमिका निभाई है इन्होंने नेशनल अवेकनिंग में। ठीक है, आनंद मठ जो थी, जो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और वंदे मातरम जो आज भी हम गाते हैं। ठीक है, ये जो सॉन्ग्स लिखे हैं एक तरह से एक इंस्पिरेशन थी, एक तरह से जागरूकता ही कह सकते हैं इसको, और इंस्पायर किया है इन्होंने यंगस्टर्स को, कंट्री के जितने भी युवा थे उनको। आनंद मठ जो था, आनंद मठ डिपिक्टेड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक शॉर्टकमिंग्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल के जितने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कमियां थी उनको, उनके बारे में बताया गया। द प्ले नील दर्पण, रिटन बाय दीनबंधु मित्र, एक्सप्रेस द एक्सप्लॉयटेशन एंड सफरिंग्स मेटेड आउट टू द लेबरर्स वर्किंग इन इंडिगो फार्म्स। जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंडिगो फार्म्स में जो लोग काम करते थे उनको कैसे एक्सप्लॉयट किया है, उनको कैसे परेशान किया है, वो उसकी कहानी है इसके अंदर, नील दर्पण के अंदर, जो कि दीनबंधु मित्र ने लिखी है। लक्ष्मीनाथ बेजबराव असामी एंड अल्ताफ़ हुसैन हाजी उर्दू वर द रिटन writers of nationalistic literature of this period. The analytical view of British rule was being printed in Indian newspapers. अब Indian newspapers का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा था। ठीक है, There were संवाद कौमुदी, अमृत बाज़ार पत्रिका, बम्बई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू, पेट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन एट्सेट्रा। इन सब न्यूज़पेपर्स, जितने भी न्यूज़पेपर्स रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, नेशनल अवेकनिंग के लिए थी। नेक्स्ट इज़ द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिशर्स ने हमेशा ही इंडियंस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो ऑप्ट करी हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे। ठीक है, और इंडियंस को बहुत नीचा दिखाते रहते थे, और उनके ऊपर यकीन तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। ठीक है, जो टैलेंटेड थे, जो कैपेबल थे, एजुकेटेड थे, उनको भी जो था हायर पोस्ट जो थी गवर्नमेंट में नहीं दी जाती थी। ठीक है, और एक तरह से खिलाफ ही थे इंडियंस के बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर अच्छा कर भी जाता था तो भी उनको जॉब्स नहीं दिए जाते थे, वाइट कॉलर जॉब्स तो बिल्कुल ही नहीं दिए जाते थे इंडियंस को। ठीक है, सो यहाँ पे जो लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड अरविंद घोष, दे वर ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ द सेम पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बाद में उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है। नेक्स्ट इज़ एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल एक बिल जो था वो पास किया गया था, पॉलिसी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है उसको ख़त्म करने के लिए बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये एक लॉ मेंबर थे एल्बर्ट, उनके द्वारा ये बनाया गया था, इसीलिए इसको एल्बर्ट बिल बोला जाता है। इस बिल के अकॉर्डिंगली ये था कि जो इंडियन मैजिस्ट्रेट्स हैं और सेशन जजेस हैं, दे वर गिवन they were entitled to hear criminal cases against यूरोपियंस। ठीक है, यूरोपियंस के खिलाफ जो है वो केसेस जो हैं वो हेयरिंग वो ले सकते हैं, मतलब वो इसके जो है हेयरिंग्स जो हैं इनकी क्रिमिनल केसेस की, वो मतलब उनको सज़ा भी सुना सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिल, इंडियन मैजिस्ट्रेट्स वर नॉट ऑथराइज्ड टू हेयर केसेस अगेंस्ट यूरोपियन क्रिमिनल्स। ठीक है, इससे पहले क्या था, जो यूरोपियन हैं उनके खिलाफ
मतलब ये लोग केस की हेयरिंग्स जो थी इंडियंस को लाउड नहीं थी। मतलब अगर कोई यूरोपियन ने कोई गलती करी है या कोई क्राइम करा है तो उसकी हेयरिंग जो होगी वो सुनवाई जो होगी वो कोई यूरोपियन ही करेगा, ना कि कोई इंडियन जज या मजिस्ट्रेट करेगा। इस बिल के आने से उनको ये राइट मिल गया था। ठीक है, एक तरह से एक स्टेप था जो लिया गया था, जो डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज़ जो थी ऑप्ट की गई थी इंडियंस के अगेंस्ट। ठीक है, पर क्या हुआ था, जितने भी यूरोपियंस थे जो इंडिया में रह रहे थे वो उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट किया और इसको कहा कि इट इज़ अ ब्लैक रूलिंग, बिकॉज वो इंडियंस को कहीं ना कहीं ब्लैक भी बोलते थे। ठीक है, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, मतलब एक तरह से वो उनके आगे हार गए थे और उनको ये बिल जो था वो वापस लेना पड़ा था और इससे जो इंडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। सो द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन वॉज रेशियली discriminatory in nature. Lord Lytton's reactionary policy continued for 4 years. During this period, he exempted British clothes from any kind of taxes. Instead of providing relief to drought victims, he organized darbar in honor of Queen Victoria. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, इंडियंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। ठीक है, और जहाँ पे ड्रॉट का कंडीशन आ चुका था उस चीज़ को मीन्स उसके बारे में सोचने के बजाय वो तो क्वीन विक्टोरिया को ऑनर करने में लगे हुए थे। एंड ही लिवाइड लाइसेंस फीस फॉर इंडियंस टू कीप वेपन्स अगर इंडियंस रख रहे हैं उसके ऊपर उनको फ़ी देनी पड़ रही थी, है ना। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था फॉर द सप्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन लोकल लैंग्वेजेस। मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज जो बोली जाती है, स्टेट लैंग्वेज वो बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थे उनको, लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर्स थे उनको सप्रेस करने के लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये एक तरह से काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जो की थी वो इंडियंस को परेशान करने के लिए ही करी थी। ठीक है, और इंडियंस वो जो हैं वो बहुत एक्सप्लॉइट हुए हैं, परेशान हुए हैं। ठीक है, काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एक तरह से सबने ही ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है।